नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए बिहार के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 के विद्रोह के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग अपने आप को सीमित रखेंगे केवल बिहार के योगदान के ऊपर। में ध्यान रखिएगा, बिहार में किस प्रकार से विद्रोह फैला, किन किन नेताओं के द्वारा इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया गया या क्या यहाँ पर घटनाएं घटित हुई, इन सारे चीजों को आज के इस सेशन में हम लोग समेटने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो 1857 ईस्वी के क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान था या क्या रोल था उनका, किस प्रकार से उन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, तो उसके विषय में हम लोग एक अलग सेशन में अलग टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। नहीं तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर जानबूझकर के आप लोगों के लिए छोटा सेशन लेकर के ही आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को सहूलियतें मिल सके। तो ध्यान रखिएगा कि इससे पूर्व यदि हम लोग देखें कि 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न कहाँ-कहाँ पर पूछे गए हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो 41वीं हो, 43वीं हो, 47वीं हो, 53वीं से 55वीं, 63वीं और 65वीं बीपीएससी में ये प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। और पिछले 4 बारों से ये 66वीं, 67वीं, 68वीं और 69वीं 4 सेशन से ये प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो इस बार इसके पूछे जाने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बेहतर तरीके से तैयार कर लें। अगर हम लोग देखें प्रश्न क्या पूछा गया है, तो विद्रोह का कारण एक बार पूछा गया है, एक बार बिहार का योगदान पूछा गया है, बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका के विषय में पूछा गया है, इस विद्रोह का प्रभाव और असफलता के कारण। ये 5 तरह के अलग-अलग प्रश्न पूछे गए हैं अलग-अलग कालावधि में, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं में से आपसे प्रश्न आज भी पूछे जाने की संभावना अब बन सकती है। तो सबसे पहले हम लोग आज इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मूल रूप से आज हम लोग 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे यहाँ पे कि बिहार का योगदान क्या था और इसकी असफलता का क्या कारण था। ये 2 चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज हम लोग केवल 2 ही चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ फिर से एक मोटे तौर पे मैं समझा देना चाहूंगा कि हम लोग जब भी आंसर लिखना शुरू करेंगे तो उसका एक छोटा-सा इंट्रो देंगे जिसमें उस प्रश्न से संबंधित विषय और क्या हम अपने आंसर में लिखने वाले हैं उससे संबंधित जानकारी हम लोग यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद एक बॉडी पार्ट होगा जिसमें हम लोग कंप्लीट आंसर को यहाँ पर उद्धृत करने का प्रयास करेंगे और अंतिम में एक छोटा-सा कंक्लूजन हम लोग दे देंगे ताकि हम लोगों ने क्या लिखा है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, उससे संबंधित जो परीक्षक होंगे उसके विषय में जान पाए। तो इस प्रकार से हम लोग अपना सारा आंसर लिखेंगे। अब भूमिका और पृष्ठभूमि की बात करें अगर हम लोग, तो ध्यान रखिएगा 1857 का युद्ध जब होता है तो ये 1857 ईस्वी में हुआ था। और इससे पूर्व हम लोग देखते हैं कि पलासी और बक्सर के युद्धों में 1757 और 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, तो बंगाल पर अधिकार कर लिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी इन्हें बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 में इलाहाबाद संधि के द्वारा ये प्राप्त करते हैं। और इसके उपरांत ही भारतीयों के ऊपर में विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी नीतियां थोपनी चाहती है, चाहे वो आपका राजस्व से संबंधित नीति हो या फिर आपका व्यापार से संबंधित नीति हो या फिर कृषि से संबंधित अन्य नीतियां। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान रखना है कि कृषि के क्षेत्र में जो इसे भारत के कृषि क्षेत्र को विश्व के बाजार के साथ में जोड़ दिया गया था बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। तो ये एक मूलभूत कारण हो सकता है। तो वहां से हम लोग देखते हैं कि कृषि के परिणाम स्वरूप ही भारत में हम लोग अनेक या ब्रिटिश नीतियों के कारण हम लोग देखते हैं कि भारत में या फिर जनजाति या फिर किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं। और ये सभी कारण थे क्यों, तो अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के कारण ये क्रांतियां या विद्रोह भड़कते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। और यह एक ऐसा सिलसिला था जिसका चरमोत्कर्ष परिणाम हम लोग कहां पर देखते हैं, तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में पहली बार सैनिक विद्रोह हुआ था जिसने न केवल मेरठ उत्तर प्रदेश अपितु संपूर्ण भारत को उद्वेलित कर दिया था, जिसमें हमारा बिहार भी शामिल था। और बिहार में भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसमें बिहार की अनुगूंज भी राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देती है। अब अगर हम लोग बात करें बिहार की, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना करके दिखाने का प्रयास कर सकते हैं कि बिहार में सबसे पहली बार विद्रोह या किस स्थान पर विद्रोह सबसे पहली बार भड़का था।
विद्रोह की शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो 12 जून 1857, 10 जून को आपका 10 मई को मेरठ में हुआ था। उसके पश्चात 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी में, ध्यान रखिएगा देवघर वर्तमान में आपका झारखंड राज्य में है, लेकिन उस समय की बात करते हैं तो ये बिहार का भाग हुआ करता था। तो झारखंड के तहत देवघर के रोहिणी गांव में, जहां पर कि 5वीं आईसी का इरेगुलर कैवेलरी का मुख्यालय था, वहां के घुड़सवार सैनिकों के द्वारा अपने अधिकारियों मेजर मैकडोनाल्ड, एजुटेंट नॉर्मन और डॉक्टर नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट की के ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले की जब हम लोग बात करते हैं तो एजुटेंट नॉर्मन लेस्ली जो था इसकी हत्या हो जाती है और इन 3 घुड़सवार सैनिकों को आनन फानन में पहचान करके फांसी की सजा या मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो इस प्रकार का डायग्राम हम लोग अपने आंसर में बना सकते हैं ताकि कॉपी चेक करने वालों को यहाँ पर सहूलियत हो और हमें कम से कम शब्दों में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सके, ताकि हमारा समय बच सके, क्योंकि 3 घंटे के समय में हमें संपूर्ण आंसर लिखने हैं, एक भी आंसर छोड़ करके नहीं आना है। इसके पश्चात हम लोग बात करते हैं तो देवघर के पश्चात बिहार में विद्रोह की चिंगारी फैल जाती है और 3 जुलाई 1857 ईस्वी को बुरहट्टा मोहल्ला निवासी पीर अली नामक एक पुस्तक विक्रेता के द्वारा पटना सिटी में विद्रोह कर दिया जाता है और पीर अली के द्वारा अपने 200 हथियारबंद समर्थकों के द्वारा पटना सिटी चौक तक पर अधिकार कर लिया जाता है और अंग्रेजों के द्वारा काफी शक्ति पूर्वक इस विद्रोह को दबाया जाता है। यहाँ तक कि पीर अली के घर के आगे एक नोटिस या इश्तिहार भी चिपका दिया जाता है और इस प्रकार की कार्रवाई उनके घर के कुर्की जब्ती वगैरह के लिए की जाती है। तो विद्रोह के दबा पटना में हुए इस विद्रोह को दबाने की अगर हम लोग बात करते हैं तो पटना के अफीम व्यापार के एजेंट मेजर लॉयल को सबसे पहले भेजा जाता है, परंतु पीर अली के साथ हुए मुठभेड़ में मेजर लॉयल मारा जाता है अपने सैनिकों के साथ में। इसके उपरांत पटना का तात्कालिक कमिश्नर टेलर जो था उसने विद्रोह को कठोरता पूर्वक दबा दिया और पीर अली तथा उनके सभी साथियों को गिरफ्तार करके 7 जुलाई को पीर अली को और 16 अन्य व्यक्तियों को फांसी की सजा दे दी जाती है। इससे पूर्व यदि हम लोग बात करें तो पटना के कमिश्नर टेलर के द्वारा 19 जून 1857 को ही पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान नेताओं, इनमें शामिल थे मोहम्मद हुसैन अहमदुल्ला, बायजुल हक, इनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर बहावी आंदोलनकारियों से संबंध रखने के आरोपों में गिरफ्तार किया जाता है। उत्तरी बिहार की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 ईस्वी को असंतुष्ट सैनिकों ने मेजर होम्स की हत्या कर दी और इसके पश्चात वहां हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण पटना प्रमंडल में, इसमें आपका सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना और शाहाबाद जिले शामिल हैं, इन सभी क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है टेलर के द्वारा। और उधर पीर अली को जब फांसी की सजा दी जाती है तो इसके पश्चात दानापुर रेजिमेंट के सैनिक जो होते हैं वो उद्वेलित हो जाते हैं और इस सैनिक मुख्यालय के सैनिकों के द्वारा 25 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया जाता है एवं इनके द्वारा कहा जाता है कि स्वराज की घोषणा हो चुकी है, कि अब उनका शासन आ चुका है, अंग्रेजी शासन की समाप्ति हो चुकी है। दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों की यह घोषणा थी। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि विद्रोह के समय दानापुर सैनिक छावनी का अगर मुख्यालय के मेजर जनरल की बात करेंगे तो मेजर लोआइट के नेतृत्व में यह छावनी उस समय रखी गई थी और दानापुर रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो शाहाबाद जिला में प्रवेश कर जाते हैं और वहां से वो लोग आगे जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ जाकर के मिल जाते हैं, उन्हें अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं। इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह का स्ट्रेंथ यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे पूर्व अगर हम लोग बात करें तो कमिश्नर टेलर के द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह को पटना आकर उनसे मिलने का आमंत्रण दिया गया था, परंतु मौलवी अहमदुल्ला के साथ घटित घटना को देखते हुए वीर कुंवर सिंह के द्वारा इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया जाता है और कुंवर सिंह ने अपने किले में ही हथियार बनाने और तोप बनाने का कारखाना स्थापित करते हैं और जो सैनिक, बागी सैनिक उनके पास में आए थे, उनके साथ लगभग 4000 सैनिकों के साथ उन्होंने अपने लिए संघर्ष की शुरुआत की थी। और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि आखिर वीर कुंवर सिंह जो कि तत्काल में एक तत्कालिक जमींदार थे, आखिर उन्होंने इस विद्रोह में शामिल क्यों हुए? तो अंग्रेजों की कर नीतियों के कारण अंग्रेज
सरकार उनकी जमींदारी को हड़प ली थी, उनको जमींदारी से पदच्युत कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि अपनी जमींदारी को वापस प्राप्त करने के लिए इन्होंने यह विद्रोह में भाग लिया था। और संघर्ष की शुरुआत इन्होंने आरा शहर को अंग्रेजों से मुक्त कराने के प्रयास में करते हैं, जिसमें उन्हें पहली बार में असफलता लगती है, लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि 27 जुलाई 1857 को इन्होंने आरा को अंग्रेजों के अधिकार से मुक्त करा लिया और स्वयं को वीर कुंवर सिंह ने आरा का शासक घोषित कर लिया। अब वीर कुंवर सिंह जी की इस कृत्य से दानापुर में कैप्टन थे डनवर को भेजा जाता है आरा की ओर कि आप जाकर के आरा पर अधिकार कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि वीर कुंवर सिंह और कैप्टन डनवर के मध्य में एक भीषण युद्ध होता है, जिसमें कैप्टन डनवर पराजित होता है और यह मारा जाता है। इधर हम लोग देख रहे थे कि इसी घटना के उपरांत इलाहाबाद जा रहे बंगाल आर्टिलरी के मेजर विंसेंट आयर को बक्सर से भी लौटा करके उनको आरा भेजा जाता है और 3 अगस्त को विंसेंट आयर आरा पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच करके ये आक्रमण करते हैं वीर कुंवर सिंह पर, जहां बीबीगंज के निकट युद्ध में वीर कुंवर सिंह को पराजय मिलती है और इसके पश्चात वीर कुंवर सिंह बिहार छोड़ करके उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। वहां आप लखनऊ पहुंचते हैं, जहां अयोध्या या फैजाबाद में इनकी मुलाकात नाना साहब से होती है, जो कि पेशवा के दत्तक पुत्र थे। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि कानपुर से जगदीशपुर लौटने के क्रम में एडवर्ड लुगार्ड की सेना के मुठभेड़ में इनके हाथ में गोली लगती है और गंगा नदी को पार करने के क्रम में वीर कुंवर सिंह अपना हाथ गंगा मां को अर्पित कर देते हैं और घायलावस्था में ही ये 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को जब जगदीशपुर में पहुंचते हैं तो कैप्टन ली ग्रांड की सेना के साथ इनका मुठभेड़ होता है, जिसमें ली ग्रांड को ये घायलावस्था में पराजित कर देते हैं। लेकिन इनकी मृत्यु अगले 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी चोटों के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु इनकी मृत्यु के उपरांत यह विद्रोह थमता नहीं है, अपितु इनके भाई आपके अमर सिंह और भतीजे हरकिशन सिंह आदि ने इस विद्रोह के नेतृत्व को संभाला और ये कैमूर की पहाड़ियों में छिप करके अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध जारी रखते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि बिहार में अंग्रेजों के लिए कुछ अन्य क्षेत्र भी सिरदर्द बने हुए थे, जिनमें हम लोग देखते हैं नवादा, जहानाबाद, राजगीर, भागलपुर, पलामू, छोटा नागपुर, सिंहभूम, वर्तमान झारखंड आदि के क्षेत्रों को भी हमें इनमें शामिल करना होगा। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि हैदर अली खां, फतेह सिंह और अन्य विद्रोही नेताओं ने नवादा के अंटीपुर में एकत्र होकर के घोषणा की कि राजगीर परगना में कंपनी का राज समाप्त हो गया। वहीं अगस्त 1857 ईस्वी में भागलपुर में विद्रोह भड़क उठता है और विद्रोही गया पहुंच जाते हैं, जहां पर वो 400 लोगों को कैद से मुक्त कराने के साथ साथ टिकारी राज जो कि वहां के स्थानीय जमींदार थे गया के, उन पर हमला भी करते हैं और उनसे 10,000 रुपए लूट करके भाग जाते हैं। और इसके पश्चात हम लोग देखते हैं बिहार के तत्कालीन बिहार के दक्षिणी भाग में, तो दक्षिण बिहार में पलामू में विद्रोह काफी फैला था और यहाँ पर जो नेतृत्व किए थे ये भोक्ता बंधु थे। भोक्ता बंधु नीलांबर शाही और पीताम्बर शाही के द्वारा यहाँ पर विद्रोह भड़काया जाता है, विद्रोह में शामिल हुआ जाता है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठाकुर विश्वनाथ शाही, शेख भिखारी आदि ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया था। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंहभूम ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सिंह वंश के शासक अर्जुन सिंह विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करते हैं और इनके कारण इन्हें सजा भी दी जाती है और सजा के रूप में इन्हें सिंहभूम से निर्वासित कर दिया जाता है। तो दक्षिण बिहार में भी यहाँ पर विभिन्न जनजाति, जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंहभूम में अर्जुन सिंह को कोल जनजाति का साथ मिलता है, कोल जनजाति का। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करते हैं तो संथाल जनजाति ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। तो विभिन्न जनजातियों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। अब 1857 के विद्रोह की बात करते हैं तो जहां एक और अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार के जमींदार एकत्रित हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानीय शासक और जमींदार ऐसे भी थे जो अंग्रेजों का तन-मन धन से सहायता कर रहे थे विद्रोह का दमन करने में। और इनमें प्रमुख कौन थे? तो बेतिया और हथुआ के राजा, सुरसंड और पंडौल के जमींदार और मुजफ्फरपुर का महंत परिवार ये प्रमुख भूमिका निभा रहे थे 1857 के विद्रोह का दमन करने में। परंतु यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ धनी और प्रभावशाली लोग भी थे, जैसे चौगाई के राजपूत जमींदार, ये सभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। तो बिहार में हम लोग देखते हैं
कि एक और जहां बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धा थे जो कि अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर बेतिया, हथुआ, सुरसंड और पंडौल वगैरह के जमींदार और शासक थे जो कि विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। 1857 की अगर हम लोग बात करें तो इस महासंग्राम ने संपूर्ण देश में एक नई परिस्थिति को जन्म दे दिया और इस विद्रोह के पश्चात कंपनी के शासन का अंत हो जाता है और भारत का शासन इंग्लैंड के ताज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चला जाता है और इस विद्रोह में बिहार के क्रांतिकारी और विद्रोहियों के द्वारा अद्वितीय भूमिका निभाई जाती है, लेकिन तात्कालिक परिणामों के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो यह आंदोलन असफल रहता है। अब असफलता के कारणों पर यदि हम लोग चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था योग्य नेतृत्व और एक मजबूत संगठन का अभाव जो इस विद्रोह में देखा गया। स्थानीय स्तर की बात करें तो कई योग्य नेतृत्वकर्ता ने इस विद्रोह का स्थानीय स्तर पर अपना नेतृत्व प्रदान किया था, जिसमें जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह का नाम हम लोग ले सकते हैं, सिंहभूम में सिंह वंश के अर्जुन सिंह का नाम ले सकते हैं, वहीं पलामू की बात करेंगे तो नीलांबर और पीतांबर शाही का नाम ले सकते हैं। इन्होंने स्थानीय स्तर पर इन विद्रोहों का नेतृत्व किया था, लेकिन केंद्रीय स्तर की हम लोग बात करते हैं तो केंद्रीय स्तर पर एक या शीर्ष स्तर पर एक नेतृत्व का अभाव था, साथ ही साथ एक मजबूत संगठन का भी अभाव देखा जाता है। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि भारत के विद्रोहियों या पास में अस्त्र शस्त्रों की कमी थी। ब्रिटिश सेना की बात करेंगे तो ब्रिटिश सेना के पास में आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे विद्रोहियों के मुकाबले में और हाल ही में 1858 ईस्वी की जब हम लोग क्रांति पढ़ते हैं तो इसका सबसे तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल बड़ा ही महत्वपूर्ण राइफल था और ये एक नवीन खोज थी उस कालखंड की। नाना साहब का कहना था कि ब्राउन बैस बंदूक जो अंग्रेजों के पास में पुरानी बंदूक है उसकी गोली लगने से इंसान की मृत्यु होती है, लेकिन एनफील्ड राइफल की आवाज से ही कोई व्यक्ति मर सकता है। ये नाना साहब ने इस बंदूक की प्रशंसा करते हुए स्टेटमेंट अपना दिया था। तो विद्रोही सैनिकों के पास में हथियारों की कमी थी और इतना ही नहीं, अंग्रेजी सेना के पास अगर देखते हैं तो एनफील्ड राइफलें थी और तोपखाने का सहयोग उन्हें प्राप्त हो रहा था और विद्रोही क्रांतिकारियों के पास हम लोग देखते हैं तो वही पारंपरिक अस्त्र शस्त्र उपलब्ध थे, जैसे आपका तलवार हो गया, भाला हो गया, गंडासा हो गया, लाठी, डंडा, धनुष, तीर, भाला, यही सब उनके हथियार हुआ करते थे। तो एक आधुनिक सेना के सामने में पारंपरिक सेना टिक नहीं सकती थी, जिसके कारण असफलता का हम लोग इसका कारण मान सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है आधुनिक संचार व्यवस्था का अभाव। अब उस समय बात करते हैं तो 1860 ईस्वी तक भारत में तार सेवा का विकास हो चुका था और इस सेवा ने अंग्रेजों को भारत से उखड़ने से बचा लिया था। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। और सूचना के आदान प्रदान के लिए अंग्रेजों ने इसका महत्वपूर्ण सहयोग किया, क्योंकि कहीं भी यदि विद्रोह हो रहा था भारत में तो तार के माध्यम से इन्हें तुरंत ही जानकारी प्राप्त हो रही थी कि किस माध्यम में इन्हें कितनी मात्रा में कहां पे सेना भेजनी है, लेकिन विद्रोहियों को इस संचार सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण आपस में ये सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे थे और एक नेतृत्व दूसरे नेतृत्व से बातचीत नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण इनके जो प्रयास होते हैं वो एकाकी सिद्ध होते हैं और अंग्रेजों को सभी को अलग अलग विद्रोह को दबाने में सहायता या सहूलियत प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो विद्रोही सैनिकों को आम जनता का पर्याप्त समर्थन भी नहीं मिला था और आम जनता का एक बड़ा वर्ग जिसे हम लोग मध्यम वर्गीय वर्ग के नाम से जानते थे, वह इस विद्रोह से लगभग अपने आप को अलग करके रखे हुए थे और कई स्थानों पर यदि हम लोग देखते हैं तो भारतीय मध्यम वर्ग के द्वारा अंग्रेजों को सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना प्रत्येक क्षेत्र में विद्रोहियों से बेहतर सिद्ध होती है और वह तकनीक के स्तर पर भी विश्व स्तरीय थी, जबकि विद्रोही सेना मात्र देशभक्ति की भावना से प्रेरित थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस विद्रोह को समाप्त करने में अंग्रेज सफल रहे। देशभक्ति को लेकर के हम आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ में किसी भी स्थिति में संघर्ष नहीं कर सकते हैं। तो असफलता के ये प्रमुख कारण है जिसे आप लोग अपने आंसर में समेट सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आपको अपने आंसर लिखने के लिए कुछ जरूरी इनपुट प्राप्त हुए होंगे। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।